Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 6 दिसंबर. तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में वो कौन कौन से मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमें आज कवर करने हैं. इस वीडियो में उन सभी आर्टिकल्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ये सभी न्यूज़ आर्टिकल्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. आज के हमारी करंट अफेयर वीडियो की शुरुआत एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के साथ करेंगे. तो रिसेंटली WMO वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज़ की है. इस रिपोर्ट का टाइटल है द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 to 2020 अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ एज द नेम सजेस्ट, आप अगर इसका नाम ही देखें तो इसमें इस डिकेड की बात की गई है 2011 से लेकर 2020 तक हमारे ग्लोबली क्लाइमेट में होने वाले मेजर इवेंट्स, मेजर टेकअवेज हम क्या ले सकते हैं इस डिकेड से, वो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है. ये पूरी रिपोर्ट स्पेशली हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें हमारी पिछली दशक के कुछ बड़ी फाइंडिंग्स यहाँ पे मिल जाती हैं. तो जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू इन्वायरमेंट जब आप देखते हैं तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव से एक डिकेड का एनालिसिस इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में किया गया है. यहाँ पे अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग्स की, सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो हमारी लास्ट डिकेड थी 2011 से लेकर 2020 तक, वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे वार्मेस्ट डिकेड थी. तो लास्ट दशक अब तक का सबसे गर्म, सबसे वार्म दशक था. एंड इसी के साथ साथ देखिए, अब जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि येस हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो ऐसे केस में हमारे पास ये पुष्टि भी होना कि जी हाँ, जो लास्ट डिकेड थी दैट वाज द वार्मेस्ट एवर. लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो ये है कि इस डिकेड में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम इवेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल एक्सट्रीमिटीज़ बढ़ चुकी हैं. या तो एकदम से हीट वेव्स आ जाती हैं या फिर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, या फिर जिन एरियाज़ में बारिश नहीं होती वहाँ पे ड्रॉट्स आ रहे हैं. डिफॉरेस्ट्रेशन इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है कि ये जो हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते थे कि कहीं पे फ्लड है, कहीं पे ड्रॉट है, उससे जुड़ी हुई अगर हम डेथ्स देखें, अब एक्सट्रीम इवेंट होगा तो कैजुअलिटीज़ भी होंगी. इन एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से होने वाला डेथ का जो काउंट था वो लास्ट डिकेड में 2011 से लेकर 2020 की जो डिकेड थी इसमें लोएस्ट था. तो क्या यहाँ से हमें ये इन्फ्रेंस निकालनी चाहिए कि हमारे लास्ट डिकेड के अंदर जो एक्सट्रीम इवेंट्स आए थे वही कम थे? ऐसा नहीं है. जो ये रिडक्शन हमें डेथ काउंट्स में देखने के लिए मिला है दैट इज़ बिकॉज कि हमारे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो फोरकास्टिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है. पहले से ही वेल प्रिपेयर्डनेस के साथ हमें किसी इवेंट का पता चल जाता है, फोरकास्टिंग बेहतर हो चुकी है अल्टीमेटली, जिसकी वजह से हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी हद तक सुधरा है, बेटर हुआ है, इम्प्रूव हुआ है. तो इन फोरकास्टिंग की वजह से, इन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की वजह से जो एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से होने वाले डेथ केसेस रिड्यूस हुए हैं. हमारी लास्ट डिकेड में रादर लोएस्ट नंबर रिकॉर्ड किए गए हैं. अब आप इंडिया की ही बात कर लीजिए, हम लगातार फॉलो कर रहे हैं साइक्लोन मिचोंग. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन एक ऐसा इवेंट है जो कि डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड है. अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी, इनकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है. लेकिन इंडिया की बात करें तो वी हैव अ फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन एज वेल. हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ओके सी में कहीं पे एक लो प्रेशर बन गया है, अब वो ट्रॉपिकल साइक्लोन में डेवलप हो रहा है, वो कैसे मूव करेगा, वो कितना टाइम लेगा लैंड तक पहुंचने के लिए, कहाँ पे इसका लैंडफॉल होगा, ये सारी बातें हम फोरकास्टिंग के थ्रू समझ पाते हैं. अब इससे क्या होता है, हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो बढ़ जाती है. इवैक्यूएशन को लेकर जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, जो एफर्ट्स लिए जाते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं. सो दैट इज़ द मेन थिंग जो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि दैट इवन शोज यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, राइट. नाउ इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि लास्ट डिकेड में कोई भी ऐसा सिंगल शॉर्ट टर्म इवेंट भी नहीं था जहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस 10,000 से ज़्यादा डेथ्स हुई हों. ठीक है, तो ये प्रॉपरली इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है.
दूसरी इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भाई लास्ट डिकेड हमारी ऐसी पहली डिकेड थी जिसमें कि जो हमारा ओजोन होल डिप्लीटेड था उसमें रिकवरी विजिबली देखी गई। विजिबली रिकवरी के साइंस ओजोन होल में देखे गए जो कि इससे पहले किसी और डिकेड में देखे नहीं गए हैं, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। टॉकिंग अबाउट ग्लेशियर्स, तो यस ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस बढ़ी जिससे कि ग्लेशियर्स की मेल्टिंग भी हुई, ग्लेशियर्स थिन आउट हो रहे हैं। जो रेट है इस डिकेड में दैट वाज 1 मीटर पर ईयर, तो हर साल 1 मीटर पर ईयर की रेट से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हुए इन द लास्ट डिकेड। और यहाँ पे ये भी है कि अगर हम ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, इससे पहले हमारी जो डिकेड थी 2001 से 2010 का अगर हम कंपैरिजन करें विद 2011 एंड 2020, तो लास्ट डिकेड के अंदर मेल्टिंग जो है वो इंक्रीज हुई है। 38% ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के रीजन्स में जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा मेल्ट हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 2001 एंड 2010। ठीक है, अब ग्लेशियर्स की जब बात हुई इंडिया स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 2021 में जो उत्तराखंड के अंदर रॉक अवलांच देखा गया, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नंदा देवी जो हमारे ग्लेशियर है हिमालयाज के अंदर, उसकी ब्रीच की वजह से उत्तराखंड का ये रॉक एवलांच हुआ। ठीक है, अब साथ ही में ये भी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज में जो एक्सट्रीम इवेंट्स का जो रिस्क है वो डेफिनेटली बढ़ा है। उन एक्सट्रीम इवेंट्स में भी अगर हम हीट वेव की बात करें तो हीट वेव एक ऐसी एक्सट्रीमिटी है जिसकी वजह से लास्ट डिकेड में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं। highest number of human casualties in the last decade वो happen because of heat waves। यहीं पे अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज हुआ इन द लास्ट डिकेड। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस को अगर मिला दिया जाए तो लास्ट डिकेड में, लास्ट दशक में ये डबल अप हुआ है। लेकिन साथ ही में इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि जो हमारी क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, तो उसके लिए हमें जो स्टेप्स लेने हैं और उसके लिए जो क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है उसे कम से कम 7 टाइम्स होना चाहिए था। ओनली देन हम हमारे क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएंगे, जो कि लास्ट डिकेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ डबल अप हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी क्लाइमेट फाइनेंस की जो इम्पोर्टेंस है उसे भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप इन पॉइंटर्स को अपने मेंस आंसर राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते हैं। वेल हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वेल दिस आर्टिकल इज़ अबाउट ग्लोबल स्टॉक टेक। वेल ग्लोबल स्टॉक टेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी रेलेवेंट है। तो हम सब जानते हैं कि दुबई के अंदर हमारा COP28 हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस का ये जो एनुअल क्लाइमेट समिट है COP28 UNFCCC का, ये दुबई ऑर्गेनाइज करवा रहा है, दुबई इज़ होस्टिंग इट। एंड इस दौरान हमारा ग्लोबल स्टॉक टेक के ड्राफ्ट्स को नेगोशिएट किया जा रहा है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्लैरिटी हो कि ग्लोबल स्टॉक टेक है क्या। इसे समझते हैं कुछ इस तरह। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे ये ग्लोबल स्टॉक टेक को एस्टैब्लिश किया गया। बेसिकली ग्लोबल स्टॉक टेक एक पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म है। हर 5 साल के बाद कंट्रीज़ ने जो कहा है कि ओके वो ये स्टेप्स लेंगे, वो ये जो एफर्ट्स लेंगे जिससे कि क्लाइमेट चेंज ना हो पाए, हमारा टेम्परेचर जो है हम उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, उन कंट्रीज़ के एफर्ट्स को असेस करने के लिए हर 5 साल के बाद ग्लोबल स्टॉक टेक आएगा, जो कि एक पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म होगा। ये पहली बार कंक्लूड होगा। अभी तक हमारे पास सबसे पहला ग्लोबल स्टॉक टेक जो है उसकी नेगोशिएशंस हो रही हैं इन दिस COP28, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये कंट्रीज़ को अकाउंटेबल रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है एंड ऑल्सो टू एनकरेज देम एज वेल कि भाई उनको पता चले कि जो उनके एम्बिशंस हैं, क्लाइमेट एम्बिशंस हैं, ओवर द टाइम उन्हें किस तरह बढ़ाना होगा, किस तरह अपने टारगेट को अचीव करना होगा। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और एनकरेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हुआ, 2020 में कंट्रीज़ ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं NDCs, ये लेटेस्ट सबमिट किए थे। दीज वर द लेटेस्ट, अभी तक के जो लेटेस्ट थे वो 2020 में सबमिट किए गए हैं। और अब अगले कब आएंगे, 5 साल के बाद 2025 में लेटेस्ट NDCs हमें मिलेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ तो हर कंट्री ने 2020 में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने खुद के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सेट किए हुए हैं। ठीक है, अब वहाँ पे ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जो आएगी, ये बताएगा कि हर एक कंट्री ने जो कंट्रीब्यूशन सेट किए थे वो कितने पूरे हो रहे हैं या हो चुके हैं, या फिर वो कितना पीछे हैं। उनके एफर्ट्स को ये असेस करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एक पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म है और ये पहली बार COP28 में इसे कंक्लूड किया जाएगा। ठीक है जी, और वही बात यहाँ पे भी आई है कि अभी ये जो हमारी एनुअल क्लाइमेट समिट चल रहा है, इस दौरान ग्लोबल स्टॉक टेक का जो ड्राफ्ट है इसे नेगोशिएट किया गया और इस ड्राफ्ट में एक चीज़ को हाईलाइट किया गया कि वी नीड टू मूव अवे, वी नीड टू गेट अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये लेटेस्ट जो वर्जन है ग्लोबल स्टॉक टेक का, उसमें ये हाईलाइट किया गया है और एक क्लॉज भी इसके अंदर है जिसमें हर एक सिग्नेटरी को कमिट करना होगा कि वो एक ऑर्डरली फैशन में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको फेज आउट करेंगे, उनका यूज़ कम करेंगे, ख़त्म करेंगे। इससे पहले भी बहुत से क्लाइमेट टॉक्स हुए हैं। जनरली ये जो क्लाइमेट टॉक्स हैं ये एक ही पॉइंट पे घूमते हैं कि ओके हमें कोयला नहीं जलाना, वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम कोल, और ये सभी जो नेगोशिएशंस हैं ये स्टेलमेट में ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे हर तरह के फॉसिल फ्यूल की बात हो रही है। इसमें कोल भी आ जाता है, गैस भी आ जाता है, फ्यूल भी आ जाता है, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, ताकि किसी भी तरह की अगर हमारी होप है कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, उसके लिए हमें हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना होगा। फॉसिल फ्यूल्स जो कि 80% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जो कि फर्दर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार हैं। सो देयरफॉर टू अचीव आवर गोल द कंट्रीज हैव टू ऑर्डरली एंड इन जस्ट मैनर फेज आउट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये इसके पहले ड्राफ्ट के अंदर मेंशन किया गया है। तो देखें, यादा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए ऑफ दिस ग्लोबल स्टॉक टेक। मूविंग अहेड, हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड है। वेल, आफ्टर दैट ट्रूस जो हमें सीज़ फायर देखने के लिए मिली चंद दिनों की, दोबारा जो इजराइल है उसने अपनी बॉम्बार्डमेंट्स को काफ़ी इंटेंसीफाई कर दिया है इन गाज़ा। और अब ये जो आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ अबाउट अ प्लेस इन न्यूज़, क्योंकि अब जो फोकस हो रहा है बम्बार्डमेंट्स का, जहाँ पे एक्टिविटी बढ़ी है, वो खान यूनिस एरिया की है। खान यूनिस जो कि गाज़ा का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, मोस्टली सदर्न गाज़ा के एरिया में खान यूनिस का रीजन आ जाता है। यहाँ पे अब काफ़ी इंटेंसिव बम्बार्डमेंट्स इज़राइल की तरफ से हो रही है। सो इसकी बात हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज बहुत बार क्या होता है हमारे प्रीलिम्स में, स्पेशली प्लेसेस इन न्यूज़ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि किस एरिया की बात हो रही है, कौन से वॉर से रिलेटेड है, फिर कौन से कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए, जो हम पहले बात कर रहे थे कि जब इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, जो नदरन एरिया से बढ़ता 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 अब जो फोकस है वो कहाँ पे आ चुका है, खान यूनिस में, जो कि गाज़ा का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। आगे बढ़ते हैं तो लास्टली इस वीडियो में बात करेंगे साइक्लोन मिचोंग के बारे में। वेल, हम लगातार साइक्लोन मिचोंग को फॉलो कर रहे थे और कल साइक्लोन मिचोंग ने आंध्र प्रदेश में अपना लैंडफॉल कर दिया। अब यहाँ से लैंडफॉल क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मैंने आपको कहा भी है कि आप अपनी जीएस ज्योग्राफी में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का टॉपिक पढ़ते हैं उसे खास तौर पे रिवाइज कीजिए। इस वीडियो में अगर हम ब्रीफली बात करें तो देखिए, लैंडफॉल एक ऐसा इवेंट है
हम जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि पहली कंडीशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की ये है कि ये सी सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मतलब ये कह लो कि ये सी से ओरिजिनेट करता है। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ से उसे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिलनी शुरू हो जाती है और सी से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन सी से मूव करते हुए लैंड की तरफ आता है तो इस इवेंट को कहा जाता है लैंडफॉल। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे डिफाइन भी किया है कि हम तब कहते हैं कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का लैंडफॉल हो गया जब उस साइक्लोन का सेंटर या फिर कह लीजिए आई ऑफ द साइक्लोन कोस्ट के ऊपर मूव करना शुरू करती है। देन वी कॉल इट कि ये क्या हो गया है, लैंडफॉल हो गया है। लैंडफॉल अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये चंद घंटों के लिए रह सकता है और इसकी ड्यूरेशन बेसिकली डिपेंड करती है इसकी विंड की स्पीड पे और इस पूरे साइक्लोनिक सिस्टम पे। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, जितनी ज़्यादा ज़्यादा इंटेंसिव लो प्रेशर है, जितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, उतनी देर तक जो लैंडफॉल है वो लास्ट कर सकता है। लेकिन लैंडफॉल की एक बात ज़रूर है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जब लैंड पे मूव करना शुरू करते हैं तो वो अपनी इंटेंसिटी लूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर सप्लाई कॉन्स्टेंटली उनको सी सरफेस से मिल रही थी, जिससे कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन आ रही थी जो कि इस पूरे साइक्लोन को फ्यूल अप कर रहा था, अब वो मॉइस्चर सप्लाई एकदम से रिड्यूस हो जाती है। ऑफ कोर्स लैंड पे उतना मॉइस्चर नहीं मिलेगा जितना मॉइस्चर सी पे मिल रहा था। तो सबसे पहले तो मॉइस्चर की सप्लाई रिड्यूस हो गई। सेकेंडली हमारे पास लैंड पे जो सरफेस फ्रिक्शन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जैसे ही लैंड पे साइक्लोन आता है तो साइक्लोन अपनी इंटेंसिटी लूज करना शुरू कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंडफॉल जो कि साइक्लोन के लिए के से रिलेटेड एक सबसे डिवास्टेटिंग मोमेंट है, लेकिन साथ ही में अगर लैंडफॉल हो गया है इट ऑल्सो शोज कि अब ये साइक्लोन का जो अंत है वो शुरू हो चुका है। इट इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून। अब जो साइक्लोन्स में जो डैमेज सबसे ज़्यादा कॉज होता है वो लैंडफॉल के टाइम पे ही होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिवेरिटी ऑफ द साइक्लोन, स्पेशली द स्पीड ऑफ द विंड्स। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा लैंडफॉल के टाइम पे डैमेज होगा। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म सर्ज की वजह से काफ़ी डिवास्टेटिंग फ्लड्स कोस्टल एरिया में आने शुरू हो जाते हैं, जो कि लैंडफॉल को डिस्ट्रक्टिव भी बनाते हैं। और यही हम इस पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश का वो रीजन जहाँ पे साइक्लोन मिचोंग का लैंडफॉल हुआ, वहाँ पे कंडीशंस बहुत डिवास्टेटिंग क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ द लैंडफॉल। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।